आज की दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट ये है कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में इस समय एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है और इनके बीच में है दुनिया का सबसे खतरनाक पानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स पर एक टारगेटेड नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा स्ट्रेट बंद नहीं किया गया है, लेकिन ईरान के आने जाने वाले जहाजों को रोक दिया गया है। और इसी बीच यूके, फ्रांस और बाकी नाटो अलाइज ने कह दिया कि हम इस यूएस ब्लॉकेड में हिस्सा नहीं लेंगे। अब जरा सोचिए, अमेरिका खुद ब्लॉकेड लागू कर रहा है, लेकिन उसके सबसे बड़े मिलिट्री अलाइज ही उसके साथ आने से मना कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत है। अब अगर हम यूएस ब्लॉकेड की असली कहानी को समझे तो अमेरिका ने 13-14 अप्रैल की रात से एक बड़ा नेवल ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत ईरानियन फोर्स से आने जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। यूएस नावी हर शिप को चेक कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ वार्निंग दी है कि अगर कोई ईरानियन फास्ट अटैक बोट ब्लॉकेड के पास भी आती है तो उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। भाई, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये फुल स्ट्रेट क्लोजर नहीं है। ओमान, यूएई, कतर जैसे कंट्रीज के जहाज अभी भी गुजर सकते हैं, लेकिन ईरान की मैरीटाइम ट्रेड को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का नजरिया बिल्कुल अलग है। ईरान इसे पायरेसी कह रहा है, यानी खुले समुद्र में डकैती जैसा एक्ट। ईरान ने यह भी कह रहा है कि वो रिटेलिएशन करेगा और जो भी गल्फ कंट्री अमेरिका का सपोर्ट करेगी उसके पोर्ट्स भी खतरे में आ सकते हैं। इसी अनसर्टेनिटी का सीधा असर ग्लोबल मार्केट्स पर दिखा। तेल की कीमतें तुरंत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई और दुनिया भर की मार्केट्स में पैनिक देखने को मिला। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, नाटो कंट्रीज का इनकार। जैसे ही अमेरिका ने ब्लॉकेड शुरू किया, दुनिया को लगा कि यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे नाटो अलाइज तुरंत अमेरिका के साथ खड़े होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने साफ कहा कि हम ब्लॉकेड को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इस वार में नहीं घसीटे जाएंगे। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यूके को लंबे समय से अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सैन्य सहयोगी माना जाता है। फ्रांस ने भी लगभग यही रुख अपनाया। फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो ब्लॉकेड में शामिल नहीं होगा। इसके बजाय फ्रांस और यूके मिलकर लगभग 40 देशों की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका फोकस होगा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रीओपनिंग। मतलब जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब स्ट्रेट को कैसे सुरक्षित तरीके से फिर से खोला जाए। अब देखिए सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका अभी ब्लॉकेड कर रहा है, लेकिन उसके अपने अलाइज कह रहे हैं कि हम बाद में मदद करेंगे, अभी नहीं। जर्मनी, स्पेन, इटाली और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी यही स्टांस लिया। उन्होंने कहा कि ये नाटो के आर्टिकल 5 वाला मामला नहीं है, यानी कलेक्टिव डिफेंस की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से ये यूएस, ईरान, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है और यूरोप को इसमें सीधे कूदने की जरूरत नहीं है। यूरोप का ओवरऑल मैसेज यही है कि हमारा काम युद्ध बढ़ाना नहीं, उसे रोकना है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नाटो के अंदर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से नाटो को लेकर क्रिटिकल रहे हैं और अब इस मुद्दे पर उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। उन्होंने ओपनली कहा कि नाटो हमारे काम नहीं आया, मैं बहुत निराश हूं। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि व्हाइट हाउस कुछ नाटो देशों से ट्रूप्स हटाने और ओवरऑल कमिटमेंट्स को रिव्यू करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका पेज टू मच, अलाइज डू टू लिटिल, और ये सिचुएशन उनके उस आर्गुमेंट को और मजबूत करती है। अब सवाल आता है कि यूरोप इतना कसियस क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। यूरोप की इकोनॉमी हेवीली डिपेंडेंट है गल्फ ऑयल पर, जो इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अमेरिका अब काफी हद तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बन चुका है, लेकिन यूरोप अभी भी मिडिल ईस्ट ऑयल पर निर्भर है। अगर इस रीजन में माइंस, मिसाइल्स, ड्रोन्स या प्रॉक्सी अटैक शुरू होते हैं तो सबसे पहले असर यूरोप की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए यूरोप की सोच ये है कि अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो ईरान रिटेलिएशन करेगा और इससे उसकी ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोनॉमी और कमजोर हो जाएगी। इसलिए यूरोप ने साफ फैसला लिया कि वो इस ब्लॉकेड में हिस्सा नहीं लेगा और सीधे युद्ध से दूर रहेगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। अलाइज का मतलब ये नहीं होता है कि हर सिचुएशन में एक देश दूसरे का बाइंडली सपोर्ट करेगा। रियल वॉर में हर कंट्री अपनी इकोनॉमी, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अपना रिस्क लेवल और अपने वोटर्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेती है। यूरोप के लिए ये यूएस, ईरान, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है
और वो इसमें अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि उसने स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है कि वो अभी ब्लॉकेड में शामिल नहीं होगा, लेकिन बाद में स्ट्रेट को रीओपन करने, माइन स्वीपिंग और एस्कॉर्ट ऑपरेशन में मदद करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान क्या करेगा। ईरान के सामने दो रास्ते हैं। पहला, रिटेलिएट करना, जिसमें वो ड्रोन्स, मिसाइल्स, प्रॉक्सी ग्रुप्स, नेवल माइंस और गल्फ पोर्ट्स पर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका रिस्क ये है कि इसमें सीधी यूएस ईरान वार शुरू हो सकती है। दूसरा रास्ता है वेट एंड वॉच का। ईरान सोच सकता है कि ब्लॉकेड से अमेरिका को भी कॉस्ट पड़ेगा, यूरोप का सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो उसके लिए के एडवांटेज है, और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे इनडायरेक्ट फायदा भी हो सकता है। इसलिए ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जहां तक इंडिया का सवाल है, भारत की नजर मुख्य रूप से ऑयल प्राइसेस, गल्फ स्टेबिलिटी और शिपिंग रूट्स पर है। इंडिया हेवीली डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट पर, इसलिए इस रीजन में इंस्टेबिलिटी का सीधा असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ता है। यही वजह है कि इंडिया हमेशा इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में बैलेंस्ड और कसियस अप्रोच अपनाता है। कुल मिलाकर ये पूरी सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ यूएस का अग्रेसिव ब्लॉकेड है, दूसरी तरफ नाटो अलाइंस का इनकार है, और बीच में ईरान की अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रैटेजी है। ये तीनों फैक्टर मिलकर दुनिया को ऐसे मोड पर ले आए हैं जहां कोई भी छोटा इंसिडेंट एक बड़े क्राइसिस में बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच सीधी वार हो सकती है। जवाब है खतरा है, लेकिन अभी तय नहीं। इस क्राइसिस को भड़काने वाले तीन बड़े कारण है। पहला, ईरान का रिटेलिएशन, वो ड्रोन्स, मिसाइल, नेवल माइंस या प्रोक्सीज के जरिए जवाब दे सकता है। दूसरा, इजराइल, अगर उसने बड़ा स्ट्राइक किया तो वार तेजी से बढ़ेगी। और तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल शिपिंग पर कोई बड़ा हमला, जिससे पूरी दुनिया पैनिक में आ सकती है। यूएस ब्लॉकेट कर रहा है, लेकिन उसके अलाइज यूके, फ्रांस इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज है, जबकि यूरोप का कहना है कि ये यूएस ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है और वे डायरेक्ट वार में नहीं कूदना चाहते। इससे अलायंस में टेंशन बढ़ी है, लेकिन नाटो टूटेगा नहीं। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। लिमिटेड क्लासेस में ऑयल $110 से $130 तक रह सकता है, लेकिन अगर फुल वार हुआ और स्ट्रेट बंद हुआ तो ऑयल $150 प्लस जा सकता है और रिसेशन आ सकता है। ब्लॉकेड लंबे समय तक चलना भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ज्योग्राफी के कारण स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसलिए यूरोप अभी डिस्टेंस बना रहा है और बाद में सिचुएशन स्टेबलाइज करने की बात कर रहा है। यूएस लाइकली ब्लॉकेड जारी रखेगा और प्रेशर बनाए रखेगा, जबकि ईरान लिमिटेड रिटेलिएशन और डिप्लोमेसी दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया जैसे देशों पर, इंडिया जैसे कंट्री पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑयल महंगा होगा और इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर दुनिया के सेंसिटिव मोड पर खड़ी है। अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ तो सिचुएशन तेजी से बिगड़ सकती है, लेकिन अगर डिप्लोमेसी काम करती रही तो क्राइसिस कंट्रोल में रह सकता है। आने वाले कुछ हफ्ते बहुत निर्णायक होने वाले हैं। तो वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही डेली अपडेट आपको प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।